नमस्ते, वेलकम है मेरे चैनल पर। मैं हूँ शान सिंह और आज हम वीडियो साथ में देखने जा रहे हैं नेपाल अर्थक्वेक 2015 वाला ट्रेजिडी जो हुआ था। इट्स अ हिंदी डॉक्यूमेंट्री, तो मुझे बहुत इजी हो जाएगा ताकि मुझे भी पता चले इस बारे में। और ये वीडियो मैं इसलिए लेके आया हूँ, ऐसा कोई मूड ऑफ करने के लिए नहीं लाया हूँ। इट्स अ रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट मैंने एक्सेप्ट किया क्योंकि येस, इट्स अ पार्ट ऑफ रियलिटी, तो वो चीज़ देखना ज़रूरी है। तो आज वो वीडियो हम देखने जा रहे हैं। एंड अगर आप लोग के सेंटिमेंटल या मुझे भी थोड़ा ऑब्वियसली बुरा लगेगा चीज़ देखने में, लेकिन अगर बुरा लगता है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट इट्स जस्ट अ वीडियो। और ये वीडियो रियलिटी पे है जो कि देखना चाहिए क्योंकि मैंने ये वीडियो नहीं देखा है और इस बारे में मेरे को पता नहीं है। तो वी ऑल हैव टू वॉच दिस वीडियो। और डॉक्यूमेंट्री है तो डेफिनेटली कुछ सब कुछ एक्चुअल तरीके से बताया गया होगा और ये काफ़ी बड़ा वीडियो है, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। बट येस गाइस, वीडियो देखो क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ और आप लोग भी देखो। और ये वीडियो अगर सही लगता है, मतलब करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। रेस्ट तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वीडियो को प्ले करता हूँ। जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सारा बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वो लेटेस्ट वीडियो मिलता रहेगा। 1 2 एंड नेपाल पर 3 हफ्ते से भी कम समय में एक और भूकंप का हमला होता है। पहला भूकंप 25 अप्रैल को काठमांडू के उत्तर पश्चिम में तकरीबन 80 किलोमीटर दूर आया था। उसका मैग्नीट्यूड था 7.8। उसके आफ्टरशॉक्स पूर्व की तरफ पूरे नेपाल से होते हुए माउंट एवरेस्ट की तरफ फैल गए। दूसरे अर्थक्वेक का एपिसेंटर काठमांडू और माउंट एवरेस्ट के बीच में था। शुरू में इसका मैग्नीट्यूड था 7.4, फिर इसे 7.3 बताया गया। हाँ, ये रहा, ये है आज का भूकंप। अच्छा, ये देखिए। हाँ, ये ऑरेंज कलर वाला सही है। ये है मुख्य शॉक और ये है आफ्टर शॉक्स। आज के अर्थक्वेक्स एनर्जी को माउंट एवरेस्ट की तरफ बढ़ा रहे हैं जो यहाँ मौजूद है। तो अगर कल या उसके अगले दिन या फिर अगले हफ्ते में 30 किलोमीटर और आगे कुछ और आफ्टर शॉक्स आते हैं तो हमें हैरानी नहीं होगी। ऐसा हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हिमालय अचानक ही अपनी जगह से खिसक रहा है और ये पूर्व की तरफ बढ़ रहा है। ये अर्थक्वेक इतिहास बनाने वाला है क्योंकि इससे हम बहुत कुछ सीखेंगे। साइंस के हिसाब से ये कमाल की चीज़ है, जबकि लोगों के लिए ये डरावना है। मतलब धीरे धीरे झटका आके एकदम लास्ट में एकदम खतरनाक हुआ। ज्यादा लैंडस्लाइड्स हुए। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में 5000 से ज्यादा लैंडस्लाइड्स हुए, खासकर सिंधुपाल चौक इलाके में। ये नेपाल की संसद के सत्र की तस्वीरें हैं जब एक दूसरे बड़े भूकंप ने नेपाल को हिलाया। जब ये झटके आने शुरू हुए तब साइंटिस्ट रॉजर विलियम काठमांडू में ही थे। ओके, करीब 1 मिनट पहले एक बहुत ही जबरदस्त भूकंप आया था। हमें इसका सेंटर तो नहीं मालूम, लेकिन शायद ये काठमांडू से करीब 20 या 30 किलोमीटर दूर था। इसकी वजह से पूरी वादी वैसे ही हिलने लगी जैसे कि पहले वाले बड़े भूकंप में हिली थी। सब लोग बहुत डर गए थे, लोग खड़े नहीं हो पा रहे थे। हम जिस कार में सफर कर रहे थे वो कभी पीछे तो कभी आगे की तरफ झूल रही थी। कार को हिलाने वाले ये छोटे छोटे मूवमेंट्स में अब भी महसूस कर सकता हूँ। ये सब बहुत ही अजीब था। लगता है झटके शायद अब भी आ रहे हैं। ओह गॉड! मैंने लोगों को खुले इलाकों में अपनी बाहें आसमान की तरफ उठाए देखा, जैसे कोई चीज उनसे टकराने वाली हो, जबकि ऊपर कुछ भी नहीं था, सिर्फ पेड़ और पक्षी थे। वो डरे हुए ये सोच रहे थे कि कोई चीज आसमान से गिरेगी और उन्हें मार डालेगी। इस बीच ये लोग अपने पैरों पर खड़े रहने की कोशिश कर रहे थे। ये लोग कितने डरे हुए थे ये आप उन्हें देखकर ही समझ सकते हैं। लोग ऐसा तभी करते हैं जब वो इससे भी बुरे झटकों से उभरे हों। और मुख्य भूकंप के दौरान 16 दिन पहले ऐसे ही हुआ था। पूर्व में पहले भूकंप आए थे, उसके अलावा सुदूर पश्चिम में भी भूकंप आते रहे हैं। धीरे दोनों धीरे के बीच एक फर्क मौजूद है। हो सकता है कि वो फर्क घटता जाए। कहने का मतलब ये है कि पश्चिमी नेपाल में भी शायद भविष्य में भूकंप आ सकता है। ये हालात बहुत डराते हैं। हमें मालूम है कि हिमालय में 8.6 की तीव्रता वाले भूकंप आते रहे हैं
और इस बात की कोई वजह नहीं है कि इतनी तेजी वाले भूकंप पश्चिम में अगले 10 साल में या अगले 10 मिनट में क्यों नहीं आ ये मैंने फोटोज देखी थी, टेम्पल्स वगैरह सारे टूरिस्ट। जब भूकंप आया तो शॉक वेव्स पृथ्वी के भीतरी हिस्सों से होती हुई उसकी सतह तक पहुंच गईं। काठमांडू से 11,200 किलोमीटर से ज्यादा दूर अमेरिका के कोलोराडो में जियोलॉजिकल सर्वे को नेपाल में आए भूकंप के सिग्नल मिले। इस बात ने प्रोफेसर रॉजर विल्हम को चौकन्ना कर दिया, जो 30 साल से भी ज्यादा समय से हिमालय में अर्थक्वेक्स को स्टडी कर रहे थे। मैंने फौरन अपने बैंक अकाउंट में चेक किया कि मेरे पास कितना पैसा था और मैंने काठमांडू जाने वाली अगली ही फ्लाइट का टिकट खरीद लिया। ये बहुत जरूरी होता है कि आप जल्द से जल्द भूकंप के एपिसेंटर तक पहुंचे, क्योंकि इससे जुड़ी डिटेल्स काफी जल्दी ही मिटने लगती हैं। छोटी छोटी फॉरेंसिक इंफॉर्मेशन बहुत ही जरूरी होती हैं। उसी के जरिए अर्थक्वेक्स के दौरान उसके एक्सेलरेशन को रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। इस अर्थक्वेक से बहुत ज्यादा एनर्जी निकली। 2010 में जब हेटी में 7 की तीव्रता वाला भूकंप आया था तो वहां अफ्रीका की तरफ 16,000 लोग मारे गए थे। इसकी ताकत हिरोशिमा पर गिराए गए बॉम्ब से 32 गुना ज्यादा थी। लेकिन हाल ही में नेपाल में आया 7.8 तीव्रता वाला भूकंप उससे कहीं ज्यादा भयंकर था। इसमें हिरोशिमा पर गिराए गए बॉम्ब से 504 गुना ज्यादा ताकत थी। हिमालय में हमने स्लिपिंग की घटना को कभी दर्ज नहीं किया था, लेकिन इस बार भूकंप के दौरान जो दर्जनों इंस्ट्रूमेंट्स काम कर रहे थे वो हमें डिटेल में इस स्लिप के बारे में बताते हैं। ये अर्थक्वेक पृथ्वी के क्रस्ट के 2 बड़े टुकड़ों के टकराने के कारण पैदा हुआ था। 5 करोड़ साल पहले इंडियन टेक्टोनिक प्लेट उत्तर की तरफ आगे बढ़ते हुए यूरेशियन प्लेट से टकराई थी। अच्छा, इस जॉइंट। टक्कर की वजह से हिमालय का जन्म हुआ था। ओके, प्रेशर पड़ता है ना तो एकदम इंडियन प्लेट हर साल तकरीबन 2 सेंटीमीटर प्रॉपर तरीके से बताया है। उत्तर की तरफ खिसक रही है। ये प्लेट्स एक दूसरे को पुश करती हैं, जिससे जमीन के अंदर प्रेशर बढ़ता जाता है। 25 अप्रैल को जब जमीन में तकरीबन 16 किलोमीटर की गहराई पर इन 2 प्लेट्स के बीच फॉल्ट फटा तो इसका कुछ प्रेशर बाहर आया और तो वो काठमांडू की तरफ भूकंप पैदा हुआ। इस भूकंप की बड़ी अहमियत है क्योंकि ये हमें उन प्रोसेसेस के बारे में काफी कुछ बताता है जो हिमालय के नीचे चल रहे हैं। ये जगह काफी कमाल की है। उम्मीद करते हैं कि बेस कैंप पर हमारी किस्मत ज्यादा साथ देगी। शायद हम ज्यादा लकी हों। पाने के बाद जिंदा बचने से जुड़ी और कई कमाल की कहानियां सामने आने लगी। एवरेस्ट बेस कैंप पर मौजूद क्लाइमर पॉल डेवैनी एवलांच के काफी करीब थे। तो लैंडस्लाइड हुआ हुआ इसमें। दरवाजा बंद कर दो। नीचे झुक जाओ। ओह माय गॉड, ये बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था। ओह गॉड, सेव अस। हम ठीक है, हमें कुछ नहीं होगा। कैंप के बीच वाला हिस्सा तो पूरी तरह बर्बाद हो गया। उसका सफाया हो चुका है। वहाँ एडवेंचर कंसल्टेंट्स मौजूद थे। बीच वाले हिस्से में काफी टेंट्स थे, लेकिन अब यहाँ कुछ भी नहीं बचा। Oh God, ये सब कुछ बहुत ज्यादा डरावना था। ये जगह किसी वॉर जोन जैसी लग रही थी। ये देखिए, ये हमारा कैंप। देखिए इसकी कितनी बुरी हालत हो चुकी है। भूकंप को आए करीब 40 मिनट बीत चुके हैं, पर सब लोग अब भी काफी सहमे हुए हैं। अब प्रायोरिटी लोगों को ढूंढना है। शेरपा कहाँ है? ड्राइवर्स कहाँ गए? यहाँ वाकई काफी जबरदस्त तबाही हुई है। इसे देखकर यूं लग रहा है जैसे यहाँ कोई प्लेन क्रैश जैसा हादसा हुआ है। ये सब कुछ बहुत डरावना है। बेस कैंप एवलांच में आइस, स्नो और चट्टानों का जानलेवा मेल था। ये एवलांच इतना बड़ा था कि जब ये रुका तो इसने पहाड़ से नीचे उतरने का रास्ता ही रोक लिया। पूरा ग्लेशियर बड़े जोर से उथल पुथल मचा रहा था
शब्दों में बयान करना मुश्किल है। ये तो कुछ और ही था, बिल्कुल तूफान जैसा। पहले हमने इसे देखा और उसके बाद हमने बड़ी ही तेज रफ्तार से अपनी तरफ उड़कर आती एक बर्फ की दीवार देखी जो कि जाकर हमारे टेंट से टकरा गई। मेरा ख्याल है कि जब तक वो हम तक पहुंची उसकी काफी ताकत खत्म हो चुकी थी, और ये अच्छी बात है। बहुत सारे टेंट और किचन इक्विपमेंट की वजह से ही ज्यादा चोटें लगी, क्योंकि वो काफी फोर्स के साथ हमारी तरफ आ रही थी, और कुछ लोग तो अपनी तरफ आते मलबे से ही जख्मी हुए। जो लोग भी यहाँ खड़े थे उन्हें इस मलबे ने उठाकर खिलौनों की तरह कैंप के बीच वाले हिस्से की तरफ फेंक दिया। बहुत ही डरावना मंजर था वो। शाम का वक्त है दोस्तों, और करीब 8 बजे होंगे। कुछ कहने को नहीं है। इस भूकंप के नतीजे में आज 11 लोगों की जान जा चुकी है, और शायद 15 लोग जिंदगी और मौत के बीच अभी भी झूल रहे हैं। यहाँ लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। उन्होंने आज से पहले ऐसा कभी कुछ नहीं देखा था। इस पहाड़ की एक्सपीडिशन की हिस्ट्री में उन्होंने बेस कैंप पर ऐसी तबाही पहले कभी नहीं देखी। शायद सभी लोग शॉक में थे, और मैं भी। शायद मैं लकी हूं कि ये सब झेलने के बाद भी आज जिंदा हूं। पॉल और दूसरे क्लाइंबर्स को ये बुरी खबर बाद में पता चली कि तबाही सिर्फ एवरेस्ट पर ही नहीं हुई थी, बल्कि पूरा नेपाल ही बर्बाद हो गया था। हमें पता चल रहा था कि 2500, 3000, 4000 लोग मारे जा चुके हैं, और धीरे धीरे ये तादाद 5000 तक पहुंच गई। और हमें ये अंदाजा हो गया कि ये एक नेशनल डिजास्टर था, और बेस कैंप में जो कुछ हुआ वो इस बड़ी ट्रेजेडी का एक छोटा सा हिस्सा भर था बस। लेकिन ये तबाही अभी खत्म नहीं हुई थी। कई दिनों तक आफ्टर शॉक्स जारी रहे। सब डैमेज हो गया। इमारतों के गिरने का खतरा बराबर बना रहता था। रेस्क्यूअर्स जिंदा बचे लोगों को ढूंढने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। भूकंप आए 5 दिन बीत चुके थे, और अब किसी के जिंदा बचने की गुंजाइश कम ही थी। हमें बताया गया है कि एक खाली जगह से कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। हमारे साथ इस वक्त एक सर्च कितने सारे लोग, मतलब हम वहां जाएंगे और हो सकता है कि उस शख्स को ढूंढ पाए। सब फंस गए, दब गए होंगे। मलबे के नीचे 15 साल का एक लड़का फंसा हुआ है। ऐसे तो बहुत सारे लोग फंसे होंगे। ये लड़का कुचला तो नहीं गया था। वो लड़का एक बॉक्स के अंदर था, और उसके चारों तरफ हैवी कंक्रीट मौजूद थी। एक पुलिस वाला रेंग कर वहां तक पहुंचा और उसने लड़के से बातचीत की। पहले मैंने वहां ठकठकाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर कई बार आवाज लगाने के बाद एक लड़के ने जवाब दिया। मलबे के नीचे पेम्बा तमांग लगातार कमजोर होता जा रहा था। 5 घंटों से उसे बचाने वाले उसे मलबे से बाहर निकालने में जुटे हुए थे। जब मैं उस तक पहुंचा और पहली बार उसके चेहरे पर रोशनी डाली तो वो बहुत ही हैरान हो गया। मैंने उसे भरोसा दिलाया कि हम उसे यहाँ बचाने आए हैं, इसलिए उसे घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने उसे कहा कि वो शांत रहे और भरोसा ना छोड़े, हम तुम्हें बचा लेंगे। सारी मौतों के बाद पेम्बा के इस हैरतअंगेज ढंग से बच जाने से नेपाल के लोगों की थोड़ी हिम्मत बंधी। जब भूकंप आया तो तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे? जिस वक्त भूकंप आया उस समय मैं खाना खा रहा था। मैंने बाहर निकलने की कोशिश की तो दीवारें मुझ पर टूट के गिरने लगी। उस समय मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरी आंट और दूसरे लोग भी वहीं थे, और शायद वो मलबे में दब गए। मुझे कई बार जमीन का हिलना महसूस हुआ,
शायद भूकंप आ रहा था। सब कुछ हिल रहा था। पता नहीं कितने घंटे में मलबे के नीचे था। मुझे कुछ पता नहीं कि क्या हुआ था। तभी मुझे रोशनी दिखाई दी और मैं उठा और मुझे लगा शायद मैं कोई सपना देख रहा हूँ, कोई बहुत ही भयानक सपना। मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ और ये कह रहे हैं उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। आपने इतना मुश्किल काम कर दिखाया, आपको कैसा लग रहा है? उसे ढूंढ पाना काफी मुश्किल था, लेकिन हमने कर दिखाया। रियली ग्रेट जॉब। ये लीड ऑपरेटर है, इन्होंने ही इस काम को पूरा किया है। बेशक ये एक कामयाब रेस्क्यू था, लेकिन नेपाल अब भी खतरे में था। एक्सपर्ट जियोलॉजिस्ट ये जानने के लिए नेपाल पहुंच जाते हैं कि आखिर हुआ क्या था। प्रोफेसर रॉजर बेल्ट में से एक है। ईश्वर ना करे पूरा रोड क्रैक है। और बड़ा उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। उन्हें इलेक्ट्रॉनिक अर्थक्वेक मॉनिटरिंग स्टेशंस पहुंचकर डेटा इकट्ठा करना होगा ताकि ये अंदाजा लगा सकें कि अगला भूकंप कहां आ सकता है। नेपाल में हम जल्द से जल्द पहुंचना चाहते थे ताकि डेटा को इकट्ठा कर सकें, वरना ये बर्बाद हो जाता। वजह यह है कि दिमाग इतनी तेजी से आंकड़ों को इकट्ठा करता है कि बहुत तेजी से इसका स्पेस भरने लगता है और जब मेमोरी फुल हो जाती है तो ये फिर से ओवरराइट करने लगती है। 35 किलोमीटर दूर है। जॉन गलेट्स का हेलीकॉप्टर्स के जरिए पूरे नेपाल से इन डेटा को इकट्ठा करने में बिजी थे। ये काम डेटा के बर्बाद होने से पहले किया जाना था। ऐसा करना बहुत ही जरूरी था। जॉन फ्लाइट से सीधे एक जीपीएस स्टेशन पहुंचते हैं जो अर्थक्वेक के बारे में इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रहा था। वो अभी लौट आएंगे, वो कुछ घायलों को लेकर आएंगे। ओके, तो शायद 4 में से ये एक स्टेशन रप्चर वाली जगह के ठीक ऊपर है। ये एक कॉन्टिन्यूस जीपीएस स्टेशन है। ये यहाँ जमीन में शायद 1.5 या 2 मीटर अंदर तक गड़ा हुआ है, काफी मजबूती से। इन स्टेशंस की पोजीशन जीपीएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नापी जा रही है। जीपीएस सैटेलाइट्स लगातार पृथ्वी का चक्कर काटकर जमीन पर मौजूद जीपीएस स्टेशंस को रेडियो सिग्नल्स भेजती रहती हैं। अगर स्टेशन की पोजीशन जरा सी भी बदलती है तो उसकी रिकॉर्डिंग खुद स्टेशन ही कर लेता है। ओके, स्टेशन काम कर रहा है। हम डेटा को डाउनलोड करने वाले हैं। ये हाई सैंपल रेट डेटा हमें जमीन के शेकिंग और स्ट्रॉन्ग मोशन को और साथ ही बिग साइस्मिक वेव्स और प्लेट्स के मूवमेंट्स को एक ही वक्त में बता देगा। तो ये स्टेशन 10 दिन पहले ठीक यहीं पर था। जी हाँ, 10 दिन पहले। और फिर भूकंप आया। भूकंप आने से साइस्मिक वेव्स के पैदा होने से और प्लेट्स की शिफ्टिंग और टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से ये एंटेना उस जगह से यहाँ पर पहुंच गया जहां अब आप इसे देख रहे हैं। सभी 37 जीपीएस स्टेशन से डेटा इकट्ठा करके इन लोगों को इस बात की डिटेल मिल जाएगी कि टेक्टोनिक प्लेट्स किस तरह मूव हुई हैं और नेपाल का लैंडस्केप किस तरह हमेशा के लिए बदल गया है। इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। हिमालय में हमेशा भूकंप आते रहेंगे, लेकिन अगर ये लोग ज्यादा मजबूत घर बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जानकारी बहुत सी जानों को बचा सकती है। डेफिनेटली। इन बड़ी वेव्स की वजह से लोग खड़े नहीं रह पाते हैं, वो जमीन पर गिर जाते हैं। इसलिए हमें ऐसी बढ़िया इमारतें बनानी होंगी जो इन जबरदस्त फोर्सेस को झेल पाए और नुकसान ना हो। ये अर्थक्वेक किसी इजिप्शियन स्ट्रक्चर जैसा है जिससे हिस्ट्री की कई जानकारी मिलती है, जैसे कि जीपीएस यूनिट्स, सैटेलाइट रडार, इंटरफॉर्मेटरी, साइस्मिक नेटवर्क। ये सब ऐसे हाईटेक डिवाइसेस हैं जो हमें ये समझने में मदद करेंगे कि आखिर हुआ क्या था। और यही नहीं, हम ये भी जान पाएंगे कि अतीत में क्या हुआ था और भविष्य में क्या होगा। यानी हम इस भूकंप से बहुत कुछ सीख पाएंगे। पूरे नेपाल में इस भूकंप की वजह से 7 लाख से ज्यादा इमारतें या तो तबाह हुई या उन्हें नुकसान पहुंचा। ये भूकंप शुरू होने के वक्त भरतपुर की तस्वीरें हैं। ये नेपाल की पुरानी राजधानी और एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। लेकिन अब
ये बर्बाद हो चुकी है। इसके तकरीबन 8 किलोमीटर उत्तर में संखू भूकंप से सबसे ज्यादा बर्बाद हुए शहरों में से एक है। यहाँ लगभग पूरा इलाका ही मलबे के ढेर में बदल चुका है। यहाँ मरने वालों की तादाद काफी ज्यादा है। ये सुनील के स्टूडेंट्स में से एक है। जब भूकंप आया तो मेरी माँ और बड़ी बहन घर पर थे, इसीलिए दोनों की साथ ही मौत हो गई। उस समय मैं कॉलेज में थी और जब मैं घर पहुंची तो दोनों मर चुके थे। इससे आगे मुझे कुछ नहीं कहना। ये सब के लिए दुख का समय है। यहाँ हिंदू मान्यताओं के अनुसार मरने वाले के शरीर को 3 बार बागमती नदी में डुबकी लगाकर उसका अंतिम संस्कार किया जाता है और फिर अस्थियों को पानी में प्रवाहित कर दिया जाता है। परिवारों से कहा गया कि वो अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार जल्द से जल्द कर दें ताकि बीमारियां न फैल जाएं। मेरी तो जान ही जाने वाली थी, लेकिन मैं किसी तरह से बचकर भाग निकला। भागने की वजह से जिंदा बचा। जब मैं भाग रहा था तो दाएं बाएं के घर गिर रहे थे। मेरे साथ एक आदमी भी भाग रहा था जो कि बच नहीं पाया। उसने मुझे पीछे से आवाज लगाई थी कि भाई, इतना कहते ही उसने दम तोड़ दिया। जिस घर में रहता था उसमें अपने परिवार वालों को और बाकी लोगों को मरा देखकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। अगर परिवार के सदस्यों में से 4 मारे जाएं तो ये बहुत ही दर्दनाक होता है। हम यहाँ अंतिम संस्कार करने आए हैं। और ये दर्द अब हमेशा हमारे साथ रहेगा। इट्स नेपाल अर्थक्वेक डॉक्यूमेंट्री और ये काफ़ी लंबा था बिकॉज इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी गई थी। लाइफ मतलब जो जर्नी जिन्होंने फेस किया उनके बारे में पूरी स्टोरी बताई गई थी। ये प्रॉपर एक पर्टिकुलर छोटे मोटे क्लिप्स नहीं थे और ये काफ़ी चीज़ें हैं। ये आप देख रहे होंगे अगर वीडियो तो आप लोग को भी अच्छा मतलब एक लगा रहेगा कि प्रॉपर नॉलेज हो या जिनको नहीं पता है, मुझे जैसे नहीं पता था। और काफ़ी चीज़ें स्टडीज़ की गई थी। इसके थ्रू बहुत साइंटिस्ट लोग को अपना तरीका देखना था कि कहाँ भूकंप आ सकता है। और नेपाल में धीरे धीरे वो भूकंप बढ़ते बढ़ते इतना बुरी तरह से काठमांडू की तरफ और काफ़ी रीजन्स में भी हुए होंगे ये नेपाल के। और काफ़ी हेरिटेज साइट जो थे, मैं जैसे देख रहा था उस समय उन्होंने वो वर्ड बोल दिया कि हिस्टोरिकल चीज़ें जो टेम्पल थे, काफ़ी पुराने एंटीक इमारतें थी, सब डिस्ट्रॉय डैमेज हो गए और काफ़ी लॉस हुआ। एंड वो तो ठीक है चलो, लेकिन ह्यूमन इंसानों की जो फैमिली पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई, वो चीज़ बहुत तकलीफ़ देती है। और इससे पहले जब मैंने नाकाबंदी और समथिंग कुछ पे रिएक्ट किया था तो उस समय काफ़ी लोगों ने मुझे बोला था कुछ पर्सनल इश्यूज़ रिलेटेड, तो वो पार्ट अपार्ट रखते हैं। बट यहाँ पे फ़िलहाल बात करते हैं। और एंडिंग का जब सीन दिखा दिया वो काफ़ी बोलता है इमोशनल हो गया था बिकॉज फ्रॉम लाइक वो इंटरव्यू ले रहे थे जिनका और लोग बता रहे थे कि सो ऑब्वियस एक भी इंसान जाता है तो बहुत बड़ी तकलीफ होती है। लोगों के 4-5 जो हमारे परिवार के 4-5 लोग हैं वो एक साथ चले गए और वो अकेला बच जाता है तो कितनी तकलीफ हो जाती है। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ये सब चीज़ों के लिए कहीं भी ऐसी ट्रेजेडी ना देखने मिले और अभी जो भी हो जिनकी भी आत्मा है उनको शांति मिले और अच्छा ब्लेसिंग्स रहे और उनके परिवार सुख शांति से जीते रहे, बस मैं यही चाहता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने अपने हिसाब से वीडियो देखा, रिक्वेस्ट भी था और इट्स डॉक्यूमेंट्री तो नॉलेज के लिए मैटर करता है कि थोड़ा मतलब ऐसी चीज़ें देखनी चाहिए। इट्स लाइक अ डिस्कवरी टाइप, तो ठीक है तो वो देखना पड़ता है और मैं नेपाल को रिएक्ट करता हूँ तो मुझे नॉलेज होनी चाहिए उन चीज़ों की। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, अभी लेते हैं विदा, नमस्ते।